Hello, dear students. Welcome to our YouTube channel English Gyan Ganga, and we will discuss today class 10th SST Geography NCERT MCQs. And from this series of MCQs, many kinds of questions are there asked in several examinations, like as one day examinations, and so on. So we will discuss today's 25 questions in our लेक्चर सो लेट्स स्टार्ट। आज हम अपने इस लेक्चर में 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इन 25 क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑप्शन मतलब ये एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट होते हैं इन 25 क्वेश्चंस के। ये सेवरल एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। Today's first question is which one of the following type of resources iron ore? निम्नलिखित में से आयरन ओर अर्थात कच्चा लोहा किस प्रकार का जो है स्रोत है। तो किस प्रकार का स्रोत है ये बताना है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो किस प्रकार का स्रोत है? रिन्यूएबल मतलब जिसको रिन्यू किया जा सकता हो, यानी पुनः जो है उसको उसी फॉर्म में ढाला जा सकता हो, रिन्यूएबल। बायोटिक बायोटिक है, फ्लो है, या नॉन रिन्यूएबल है, इनमें से कौन सा सही है? तो आयरन ओर जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, नेचर में पाया जाने वाला। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? निम्नलिखित में से किस रिसोर्स के अंतर्गत टाइडल एनर्जी को रखा जा सकता है? ठीक है, किसके अंतर्गत रखा जा सकता है ये आपको बताना है। टाइडल एनर्जी को, टाइडल एनर्जी किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? तो रिप्लेनिशेबल, रिप्लेनिशेबल का मतलब होता है भरपाई योग्य, ह्यूमन मेड, अबायोटिक, नॉन रिन्यूएबल। कौन सा सही होगा? तो टाइडल एनर्जी को रिप्लेनिशेबल रिसोर्स के अंतर्गत रखा जा सकता है, यानी भरपाई योग्य। टाइडल एनर्जी कभी समाप्त होने वाली नहीं होती है, ठीक है। हाँ, जब जितनी बार ज्वार आएगा उतनी बार हम एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 says which one of the following is the main cause of land degradation? निम्नलिखित में से पंजाब में जो भूमि डिग्रेड या आप कह सकते हैं भूमि अपक्षय का कारण है, कौन सा है? मुख्य कारण है इंटेंसिव कल्टीवेशन, इंटेंसिव कल्टीवेशन सघन जो है खेती, डिफॉरेस्टेशन वनोन्मूलन, ओवर इरिगेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा जो सिंचाई है, ठीक, एंड ओवर ग्रेजिंग। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ओवर इरिगेशन, मतलब वहां पे भूजल का दोहन बहुत ज्यादा होता है, ओवर इरिगेट होता है, तो ये हो जाएगा वहां पे, ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन का, ऊसर हो जा रही हैं जमीनें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टाइज्ड? निम्नलिखित में से किस राज्य में टेरेस फार्मिंग की जाती है? ठीक है, टेरेस का मतलब सीढ़ी युक्त खेती, सीढ़ी युक्त जो है खेती की जाती है, कल्टीवेशन की जाती है। पंजाब, पंजाब में, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मैदानों में, हरियाणा में, उत्तरांचल में, या उत्तराखंड में? यहाँ पे उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड में। तो कहाँ पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है? टेरेस फार्मिंग। तो यहाँ पे टेरेस फार्मिंग कहाँ पे की जाएगी? पहाड़ी इलाकों में। तो आप यही उत्तर मारिएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ठीक है, तो काली मृदा
पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है जम्मू कश्मीर, इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान एंड झारखंड। ठीक है, तो किस राज्य में पाई जाती है काली मृदा? तो यहाँ पे गुजरात राज्य में पाई जाती है। कपास की खेती होती है यहाँ पे। ठीक है, और बात कर लेते हैं जम्मू और कश्मीर में जो है माउंटेनल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, पहाड़ी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में एरिड सूखी मृदा पाई जाती है जिसको आप रेत कह सकते हैं। ठीक है, झारखंड में पठार है। ठीक, तो यहाँ पे जो मृदा पाई जाएगी वो काली मृदा नहीं है, रेड सॉइल पाई जाती है झारखंड में, काली मृदा नहीं। व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ आवर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, 1952 के नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हमारे भूमि का कितना हिस्सा, ठीक है, वन्य क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए? 33%, 22.5%, 22.5%, 31% एंड 30%। तो कम से कम 33% भूमि जो है, हाँ, राष्ट्रीय वन्य अधिनियम के अंतर्गत आना चाहिए। 33% भूमि वन्य संरक्षण के अंतर्गत आना चाहिए, यानी वहां पर जंगल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access them are called। यहाँ पे materials in the environment यानी हमारे पर्यावरण में जो वस्तुएं पाई जाती हैं, जो materials पाए जाते हैं, which have the potential to satisfy human needs, जिनमें इतनी क्षमता है कि वह मनुष्यों के नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन जो है मानव के पास वह मतलब एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, पर्याप्त तकनीकी नहीं है जिससे कि वो उन्हें एक्सेस कर सके, प्राप्त कर सके। तो उनको हम क्या कहते हैं, क्या पुकारते हैं? यानी ऐसी वस्तुएं जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद तो हैं लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण हम उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल रिसोर्स, स्टॉक, डेवलप्ड रिसोर्स और रिजर्व्स। तो इसमें कौन से हैं? कौन सा क्वेश्चन सही है? 7B, स्टॉक बोलते हैं उसको, उनको क्या कहते हैं? स्टॉक। ठीक है, हाँ, हमारे पास भंडारण में बहुत कुछ है लेकिन हम उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियाज टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स अप टू ए डिस्टेंस ऑफ, जो भारत का टेरिटोरियल वाटर है यानी वाटर बॉडी में जो भारत का परिक्षेत्र है, वह उसकी दूरी कितनी है? ठीक है, वो उसकी दूरी कितनी है? 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल माइल्स, 19.2 माइल्स एंड 200 नॉटिकल माइल्स। तो यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर जिसके अंतर्गत भारत कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है, ठीक है, वो टेरिटोरियल वाटर की बात हो रही है। तो ये कितना है? तो याद रखिएगा, हम जब भूमि पर नापते हैं तो उसको माइल बोलते हैं, ठीक, और जब समुद्र में नापते हैं तो उसको नॉटिकल माइल बोलते हैं। तो याद रखिएगा, 12 नॉटिकल माइल है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल। तो एक माइल इज 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, अबाउट टू 1.6 किलोमीटर। एंड अगर नॉटिकल माइल की बात होगी तो 1.84 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, ये इतना दूरी होती है। तो 12 नॉटिकल माइल में मतलब ये जो 12 नॉटिकल माइल्स एक्सटेंस है इंडिया टेरिटोरियल वाटर बॉडी में, इसमें भारत कोई भी एक्टिविटी कर सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ हिंड्रेंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रिसोर्सेज दैट टेक्स लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। ऐसी रिसोर्सेज, ठीक है, जिनके निर्माण में काफी समय लग जाता है, जियोलॉजिकल टाइम लगता है। जियोलॉजिकल टाइम का मतलब भूगोलीय समय लगता है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? भूगोलीय समय मतलब अगर पृथ्वी में कोई परिवर्तन होता है तो ये का एक नहीं होता है,
ठीक है, वो काफी समय लेता है, तो उसी को जियोलॉजिकल टाइम बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल टाइम। यानी किसी रिसोर्स के निर्माण में, ठीक है, जो भौगोलीय समय होता है वह बहुत ज्यादा लगता है, तो ऐसे रिसोर्स को क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसे रिसोर्स को क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिजर्व, कम्युनिटी रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो याद रखिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेस नहीं होगा, मतलब रिन्यूएबल का मतलब है जिनको हम रिन्यू कर सकें या खुद रिन्यू हो सके हमारे रिसोर्स के रूप में। रिजर्व रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस, नॉन रिन्यूएबल। तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस जैसे मेटल वगैरह हैं, ठीक है, मेटल के निर्माण में बहुत ज्यादा लंबा समय मिलता है और ये नॉन रिन्यूएबल के रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। नॉन रिन्यूएबल resource like as iron ore, okay, and coal, and many type of uh, chemicals found in our earth. So the option number D is correct answer for question number 10, question number 9. Now question number 10, area shown more than once in an agriculture, area shown more than once in an agriculture years plus net shown area is known as, एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर। एक कृषि वर्ष में, यानी एक जो कृषि वर्ष होता है, यानी एक साल जिसमें खेती की जाती है उसको कृषि वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्षेत्र पूरा बोया जाता है प्लस नेट सोन एरिया, और जो नेट सोन एरिया है उनको हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया कहते हैं, फॉरेस्ट कवर कहते हैं, वेस्टलैंड कहते हैं, या ग्रास क्रॉप्ड एरिया कहते हैं। तो याद रखिएगा, ग्रास क्रॉप्ड एरिया होता है, इसमें एग्रीकल्चरल एरिया शोन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर प्लस नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया। तो ये यहाँ का मतलब है कि एक जो कृषि वर्ष होगा उसमें कम से कम उस क्षेत्र में एक बार खेती हुई हो, और जो नेट सोन एरिया है, ठीक है, उसके साथ साथ जो नेट सोन एरिया है जो पूरे वर्ष भर खेती होती है, नेट सोन एरिया, ठीक, उन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहते हैं, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, सकल मतलब संपूर्ण क्षेत्र जिसमें खेती होती है। चलिए, now move to our next question, question number 11. The total degraded land in our country is, हमारे देश में जो टोटल डिग्रेडेड लैंड है वो कितनी है? डिग्रेडेड लैंड कितनी है? ठीक है, तो मतलब ऐसी भूमि जो डिग्रेड हो चुकी है, ठीक है, जिसमें ग्रेडेशन नहीं है, कितनी है? 133 मिलियन हेक्टेयर्स, 130 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, 140 मिलियन हेक्टेयर्स, 130 मिलियन हेक्टेयर्स। तो 130 मिलियन हेक्टेयर्स, ठीक है, इतनी जमीन हमारी बेकार हो चुकी है, डिग्रेडेड एरिया के अंतर्गत आती है, जिसमें हम खेती नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स माइनिंग हैज कॉज्ड सीवर लैंड डिग्रेडेशन? निम्नलिखित में से किस राज्य में खादान के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है या हुआ है? तो कौन सा स्टेट है? गुजरात, झारखंड, केरला, उत्तराखंड। ठीक है, ये उत्तराखंड है, उत्तरांचल लिख उठा है, तो ये झारखंड राज्य है। झारखंड राज्य में माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ठीक है, खदानें हैं, खदानों के कारण जैसे कोयला वहां पे खोदा जाता है और उसकी वजह से जो है जमीन ऊसर हो जाता है, बेकार हो जाता है खदानों की वजह से। क्वेश्चन नंबर 13,
द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश इज, पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लैंड डिग्रेडेशन का मुख्य कारण क्या है? माइनिंग, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का, अब पंजाब और हरियाणा आ रहा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश आ रहा है, तो ये सब जो है कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, तो कृषि प्रधान राज्य में आप एक चीज याद रखिएगा, इरिगेशन यानी सिंचाई का सबसे बड़ा महत्व है। तो यहाँ पे लैंड डिग्रेड होने का सबसे बड़ा कारण है ओवर इरिगेशन। ये क्वेश्चन सही होगा, ओवर इरिगेशन। ठीक है, ओके। विच इज द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया? उत्तर भारत का सबसे कॉमन यानी प्रचलित मृदा क्या है? ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल। तो उत्तर भारत में जो सबसे प्रमुख मृदा पाई जाती है वो एलुवियल सॉइल है, अर्थात जलोढ़ मृदा है। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15, रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन, लाल मृदा मोस्टली फाउंड होती है, यानी लाल मृदा कहाँ पाई जाती है, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो रेड सॉइल इज मोस्टली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। नो, जम्मू कश्मीर में माउंटेनल सॉइल पाई जाती है। अपर गंगा प्लेन्स यानी ऊपरी गंगा के मैदान में एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, दक्कन के पठार के ईस्टर्न पूर्वी और सदर्न पार्ट यानी दक्षिणी, पूर्वी पार्ट यानी पूर्वी हिस्से और दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। तो इसका आंसर यही सही होगा, क्वेश्चन नंबर 15 सी। क्वेश्चन नंबर 15 सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट्स एट क्वेश्चन नंबर 16? लेट्स रीड। रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर ड्यू टू, लाल मृदा लाल रंग की होती है या होने का कारण क्या है? लाल मृदा के लाल होने का कारण क्या? हाई क्ले कंटेंट, हाई क्ले कंटेंट मतलब उच्च स्तर पर जो है उसमें मृदा पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स इन द सबसॉइल, उसमें जो है कंकड़ के छोटे छोटे गांठें पाई जाती हैं। डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन आग्नेयस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, आग्नेय और रूपांतरित सैलों में आयरन का डिफ्यूजन पाए जाते हैं। हाई मॉइस्चर कंटेंट यानी उच्च स्तरीय पर नमी पाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का जो आंसर सही होने वाला है वो सी है। बिकॉज ऑफ आयरन इन द रेड सॉइल, आयरन कंटेंट पाए जाते हैं इसमें, डिफ्यूजन पाया जाता है, इसलिए यही आंसर सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन? मृदा निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? ठीक है, मृदा निर्माण में निम्नलिखित में से एक कौन सा आवश्यक नहीं है? रिलीफ उच्चावच, मतलब रिलीफ का मतलब जो उच्चावच ऊंची नीची भूमि होती है वो। ठीक है, पैरेंट रॉक, क्लाइमेट, ड्यूरेशन ऑफ डे। ठीक है, तो एक दिन में मृदा का निर्माण होता नहीं है, यही आपका आंसर सही होगा। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्लैक सॉइल को और हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहते हैं? बांगर, खादर, रेगुर, ह्यूमस। तो बांगर, खादर, रेगुर, ह्यूमस, क्या कहा जाता है? रेगुर। ठीक है, रेगुर सॉइल कहा जाता है ब्लैक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैक सॉइल्स आर कॉमन इन, काली मृदा, ठीक है, कहाँ पे मोस्टली पाई जाती है ब्लैक सॉइल, कहाँ पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए, डेक्कन ट्रैप रीजन, दक्कन के पठार के क्षेत्र में, कश्मीर वैली में, गंगा वैली में, नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो कहाँ पाई जाएगी ब्लैक सॉइल? दक्कन के पठार अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाएगी, यही इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लैटेराइट सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग, लैटेराइट सॉइल में प्रमुख रूप से
क्या उत्पादन किया जा सकता है? लेटराइट सॉइल में उत्पादित होता है क्या? राइस, व्हीट एंड मस्टर्ड, चावल, गेहूं और तिलहन यानी सरसों। टी, कॉफी एंड कैस्यूनट, टी, कॉफी एंड कैस्यूनट, चाय, कॉफी और कैश्यूनट, ठीक है, काजू। पल्सेस, शुगर केन एंड रेजिन्स, दालें, गन्ना और जो है रेजिन, मुनक्का, बादाम या अंगूर की खेती कह सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक बी ऑप्शन सही होगा, टी, कॉफी। तो जहां पर टी और कॉफी उत्पादन होता है, कॉफी का उत्पादन होता है, वहीं पर कैश्यूनट भी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक सॉइल इज डिफिशियंट इन, ब्लैक सॉइल में क्या चीज नहीं पाई जाती है, डिफिशियंसी होती है काले, ठीक है, काली मृदा में? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, फास्फोरिक कंटेंट्स। तो इसमें जो है ब्लैक सॉइल में फास्फोरिक कंटेंट्स नहीं पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाश होता है, फास्फोरिक कंटेंट नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज सेल्फ एरेशन कैपेसिटी? निम्नलिखित में से कौन से मृदा में ये क्षमता क्षमता होती है कि वह सेल्फ एरेशन हो जाता है? ठीक है, सेल्फ एरेशन मतलब स्वयं जो है वह एरिड हो जाती है, ठीक है। एलुवियल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल एंड माउंटेनल सॉइल या माउंटेन सॉइल। क्वेश्चन नंबर 22 का ब्लैक सॉइल होगा, इसमें सेल्फ एरेशन होता है, ठीक है, सेल्फ एरेशन होता है ब्लैक सॉइल में। क्वेश्चन नंबर 23, plowing along the contour lines declarate the flow of water down the slopes is called। कंटूर लाइन, देखिए कंटूर लाइन बना हुआ है जो पहाड़ी क्षेत्र में खेती की जाती है, इसी माध्यम से की जाती है, इसी को कंटूर लाइन कहते हैं, सीढ़ी नुमा, ठीक है। कंटूर लाइन खेती में क्या होता है? तो कंटूर लाइन खेती में जो वाटर का फ्लो है, ठीक है, नीचे की तरफ, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग, सीट इरोजन, कंटूर प्लॉइंग, टेरेस कल्टीवेशन, ठीक। तो क्या कहा जाता है ये? तो कंटूर शब्द दिया ही है, कंटूर प्लॉइंग कहा जाता है, कंटूर प्लॉइंग, ठीक है, कंटूर प्लॉइंग। क्वेश्चन नंबर 24, कंटूर का मतलब समोच्च रेखा, आप देख रहे हैं समोच्च रेखा, समान ऊंचाई पर जो है रेखाएं बनी हुई हैं, ठीक है, ये समान ऊंचाई पर, इसी को बोलते हैं कंटूर। Which of the following is not a measure for soil conservation? निम्नलिखित में से किसको सॉइल कंजर्वेशन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेल्ट्स, ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। तो सॉइल में ओवर ड्राइंग नहीं हो सकता सॉइल कंजर्वेशन में, ठीक है, यानी अति दोहन नहीं हो सकता ग्राउंड वाटर का, इसी को नहीं रखा जा सकता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग को रखा जा सकता है, टेरेस कल्टीवेशन को रखा जा सकता है, शेल्टर बेल्ट्स को रखा जा सकता है, लेकिन ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर को नहीं रखा जा सकता। एंड टुडेस लास्ट क्वेश्चन इज, लैंड दैट इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स इज कॉल्ड, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक जिस भूमि पर खेती नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है? पास्चर लैंड, कल्चरेबल कल्चरेबल वेस्टलैंड, बारन लैंड, करंट फ्लो। तो इसको बोलते हैं कल्चरेबल वेस्टलैंड, वेस्टलैंड ऐसी भूमि जिस पर खेती तो की जा सकती है लेकिन वो 5 साल से नहीं हो रही है उस पे, तो उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड के रूप में जानते हैं। These are all 25 questions. I think have you got something from this lecture? We will meet in our next lecture. Thank you. Bye bye. If you are new on this video, on this channel, please subscribe and have enjoy of your full knowledge. Bye bye. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.